वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल। आज के सेशन में हम बात करेंगे टेस्ट 10 केमिस्ट्री लेक्चरर टेस्ट सी। इसका हम फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं पहले। आज हमें इसका सेकंड पार्ट रिमेनिंग जो 75 क्वेश्चन बचे हैं उनको कवर करना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। अकॉर्डिंग टू डिबाई-हकल लिमिटिंग लॉ DHLL इक्वेशंस, ये क्या होता है बेटा? DHLL इक्वेशन, DHLL इक्वेशन होता है log गामा प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस ए होता है वैसे तो डिबाई-हकल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू एक्चुअल में 0.509 ये होता है। फिर z प्लस इंटू जेड माइनस अंडर रूट आई, तो हमें इससे निकालना होता है ये। तो इसने हमसे पूछा है अकॉर्डिंग टू डिबाई-हकल लिमिटिंग लॉ द मीन आयनिक एक्टिविटी कोएफिशिएंट गामा प्लस माइनस ऑफ ए 0.001 0.001 मोलर Na2SO4 सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सी प्राइमरी डिटरमाइंड बाई, किससे निकालते हैं? इससे निकालते हैं। किस पर डिपेंड कर रहा है? और ये आई पर, ये तो कांस्टेंट है। Z प्लस का वैल्यू क्या आएगा Na2SO4 के लिए 1, Z माइनस का क्या आएगा 2, ठीक है। और I का वैल्यू निकालना पड़ेगा जिससे हमारा गामा प्लस माइनस आ जाएगा। तो I क्या है इसमें? आयनिक स्ट्रेंथ। तो किस पर डिपेंड कर रहा है? ये आयनिक स्ट्रेंथ पर डिपेंड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 77 फॉर ए वीक मोनोबेसिक एसिड। वीक मोनोबेसिक एसिड का मतलब जो एक एचायन दे जब डिसोशिएट हो, ठीक है, उसे कहते हैं वीक मोनोबेसिक एसिड। द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एंड कॉन्सेंट्रेशन, अल्फा जो होती है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट वी के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट सी के। ये होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा सी। तो डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और कॉन्सेंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अल्फा। तो आंसर हो गया हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 78 विच सॉल्वेंट वुड प्रमोट द हाईएस्ट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन फॉर HCl, जिसके लिए एप्सिलॉन का वैल्यू सबसे ज़्यादा, उसमें सबसे जल्दी डिसोशिएट होगा। तो एप्सिलॉन का वैल्यू इन सब में सबसे ज़्यादा हमारा वाटर का है, तो वाटर में सबसे ज़्यादा डिसोशिएट होगा। एप्सिलॉन क्या होता है? अपोजिट चार्ज वाले आयनों को आप कितनी जल्दी क्या कर सको, अलग अलग कर सको। तो वो उसकी क्या कहलाता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सब में देखो सबसे ज़्यादा है, तो सबसे जल्दी इसी में ही आपकी आयनाइजेशन होगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सबसे हाईएस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 79 द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW का जो वैल्यू है वो कैसे होता है? इंक्रीज विद टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज हो जाता है। रीजन क्या है उसका? जो उसके जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने से H2O का डिसोसिएशन बढ़ जाता है। H2O का डिसोसिएशन बढ़ेगा तो HN और OHN दोनों ही बढ़ेंगे, और दोनों बढ़ेंगे तो इससे क्या हो जाएगा? ये KW का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। 90 डिग्री पर जाने पर तो ये लगभग 100 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। KW का वैल्यू 25 डिग्री सी पर होता है 10 की पावर माइनस के 14, और जबकि 90 डिग्री पर ये पहुंच जाता है 10 की पावर माइनस के 12। ठीक है, तो हमने टेम्परेचर दिया और वो टेम्परेचर को उसने यूज़ किया। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें एनर्जी या टेम्परेचर यूज़ होता है उसको क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक। तो ये किसका प्रोसेस हो गया? एंडोथर्मिक का केस हो गया बेटा। ये कह रहा है देखो 90 डिग्री पर प्योर वाटर H3O पॉजिटिव बोल दो या HN कॉन्सेंट्रेशन बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि जो HN होता है वो तुरंत वाटर के साथ रिएक्शन करके H3O पॉजिटिव में बदल जाता है। तो HN कॉन्सेंट्रेशन और H3O पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन दोनों एक ही बात है। द वैल्यू ऑफ PKW क्या होगा? तो KW कितना आएगा? HN इंटू OHN से, जितना HN होता है उतना ही OHN भी होता है। HN इंटू OHN दोनों की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट क्या होता है? KW। तो KW का वैल्यू कितना आएगा? ये 10 की पावर माइनस के 6, ये 10 की पावर माइनस के 6, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे कि 10 की पावर माइनस के 12 आ जाएगा, और ये हो जाएगा KW। तो इससे PKW कितना आ जाएगा? 12। PKW का वैल्यू 12, तो यही पूछा उसने। PKW का वैल्यू क्या होगा? सी आंसर आ जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 81 एडिशन ऑफ NH4Cl टू NH4OH डिक्रीजेज OHN कॉन्सेंट्रेशन। NH4Cl को अगर हमने NH4OH क्या होता है? अपने आयनों के साथ इस तरह से इक्विलिब्रियम में रहता है।
कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट अपने आयनों के साथ इस तरह से इक्विलिब्रियम में रहेगा। जैसे ही आप NH4Cl बढ़ाओगे, NH4Cl तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट है, किस में टूटेगा, NH4 पॉजिटिव में, Cl नेगेटिव में। तो NH4 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से इसका डिसोसिएशन घट जाएगा, इसे कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82, इन द रिएक्शन NH3 प्लस HF NH4 पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इसने HN इससे लिया, HN लेने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, NH4 पॉजिटिव में। तो HN लेने वाला क्या कहलाता है, बेस, और बेस HN लेने के बाद जो बचता है वो कहलाता है उसका कॉन्जुगेट एसिड। तो ये और ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। ये है एक एसिड, ये HN इसने दिया, उसके बाद ये कन्वर्ट हो गया F नेगेटिव में, तो ये हुआ एसिड और ये हुआ इसका कॉन्जुगेट बेस। तो HF और F माइनस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, NH3 और NH4 पॉजिटिव कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। ये हमने कहाँ पढ़ा था, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट पढ़ा था एसिड बेस का, उसमें आया था बेटा ये। तो कौन कौन से हो गए, NH3 और NH4 पॉजिटिव, एक तो ये हो गया, HF और F माइनस, तो ये हो गया आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 83, विच सॉल्ट गिव्स एन एसिडिक सॉल्यूशन ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस पर कौन देगा एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन किसका आता है बेटा, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन जो है उसका pH 7 से नीचे आता है। तो 7 से नीचे वाले का कौन सा हो जाएगा, ये है। किससे बना है ये, वीक बेस NH4OH से और स्ट्रॉन्ग एसिड HCl से, इससे बना है ये NH4Cl। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट होता है वो डिसाइड करता है pH। तो HCl यहाँ स्ट्रॉन्ग है तो इसलिए pH एसिडिक मीडियम में आएगा, आंसर सी हो गया। 84, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट फॉर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है, लाइक CH3COONA, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट में पढ़ाया था आयनिक इक्विलिब्रियम में। इसमें आया था बेटा क्या, इसमें क्या बताना है हमको, KH का वैल्यू था वहाँ पर अंडर रूट, KH का वैल्यू क्या था जी, KW अपॉन वीक कंपोनेंट का डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो वीक कंपोनेंट किसका है, एसिड का, तो Ka, तो KW अपॉन Ka इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, फॉर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, ये कॉन्सेंट्रेशन पर तो डिपेंड नहीं करता, Ka और Kb पर डिपेंड करता है। तो इंडिपेंडेंट टू कॉन्सेंट्रेशन ये है बेटा सॉल्ट ऑफ वीक है। इसका pH का जो एक्सप्रेशन आया था वो ये था, pH इक्वल्स टू 7 + 1/2 pKa - pKb। ये कहा था हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट में, वहाँ पर तो कहीं भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं आया, तो इसलिए इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 86, इन लिक्विड NH3 NaNH2, NaNH2 क्या होगा बेटा, NaNH2 इस तरह से टूटता है Na पॉजिटिव में और NH2 नेगेटिव में, और ये लिक्विड NH3 लिक्विड NH3 इस तरह से इक्विलिब्रियम में रहता है, NH4 पॉजिटिव प्लस NH2 नेगेटिव। तो NaNH2 सप्लाइज NH2 नेगेटिव आयंस एंड बिहेव्स एज ए स्ट्रॉन्ग कैसा, NH2 नेगेटिव देगा, NH2 नेगेटिव उसको क्या कर देगा, उसको और डिसोशिएट कम करेगा, तो एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा। तो ये इसकी प्रेजेंस में ये क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा मिलता है, ये ज़्यादा मिलने का कम मतलब क्या है, ये ज़्यादा टूटेगा का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl डिक्रीजेज। AgCl वीक इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हो आप, ना के बराबर टूटता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। AgN और Cl में इस तरह से कम सॉल्युबल होता है। NaCl क्या है, स्ट्रॉन्ग, टूट जाएगा कंप्लीटली Na प्लस में Cl माइनस में, तो Cl यहाँ से आगे सफिशेंट, यहाँ हो गए ज़्यादा, तो इसका मतलब है डिसोशिएट कम होगा। जब ये कम डिसोशिएट होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या रीज़न है इसका, वही कॉमन आयन इफेक्ट। तो आंसर क्या हो गया बेटा, 87 का
सी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 88, ग्रुप सेकंड वाले ठीक है, तो अगर हायर वाले ग्रुप की आप बात करोगे तो उनके KSP होते हैं ज़्यादा, KSP ज़्यादा तो सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए ज़्यादा, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें तो अभी सेकंड ग्रुप वाले सल्फाइड को ही प्रेसिपिटेट करना है सल्फाइड्स की फॉर्म में उनके, ठीक है। तो सल्फाइड की फॉर्म में कैसे प्रेसिपिटेट करेंगे, जब सल्फाइड आयन कम बने तब होगा। तो इसके लिए क्या करो, इसके लिए हमने क्या किया, H2S जहाँ तुम पास कर रहे थे उसमें तो एसिडिक मीडियम में करवा दिया। H2S कुछ ऐसे 2H आयन प्लस सल्फाइड आयन, HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, H आयन और Cl आयन, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, कॉमन आयन, कॉमन आयन होने की वजह से कम टूटेगा, सल्फाइड आयन कम बनेगा, सल्फाइड आयन कम बनेगा तो लोअर यानी कि सेकंड ग्रुप के ही सल्फाइड प्रेसिपिटेट होंगे, हायर वाले ग्रुप के सल्फाइड प्रेसिपिटेट नहीं होंगे। तो ये सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, और जिससे ये सेकंड ग्रुप के KSP के ही सल्फाइड क्या हो जाते हैं, सिर्फ प्रेसिपिटेट हो पाते हैं। ये जब हम बेसिक रेडिकल की एनालिसिस करते हैं तब इसकी ज़रूरत पड़ती है हमको इस कॉन्सेप्ट की। तो क्वेश्चन नंबर 88 का बी आंसर हो गया बेटा। 89 पर आते हैं, KSP ऑफ CaF2, CaF2 कैसे टूटेगा, Ca2 प्लस में 2F माइनस में, KSP का फॉर्मूला इसका क्या दिया है, कॉन्सेंट्रेशन, अच्छा KSP ऑलरेडी दे रखा है, पूछा है हमसे सॉल्युबिलिटी, अगर इसकी S होगा तो इसका S होगा, इसका 2S होगा। KSP का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, इसका S की पावर 1 2S की पावर 2, तो KSP हो गया 4S क्यूब। KSP का वैल्यू क्या दिया है, 3.2 10 की पावर -11, जिसको हम लिख सकते हैं 32 10 की पावर -12, 4S क्यूब, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 8 हो जाएगा, 8 इंटू 10 की पावर -12 इक्वल्स टू S क्यूब, रूट क्यूब ले लेंगे तो S का वैल्यू आ जाएगा, 8 का रूट क्यूब होता है 2, 10 की पावर -12 का रूट क्यूब 10 की पावर -4, तो S का वैल्यू इतना हो गया। हमसे क्या पूछा था इसने, सॉल्युबिलिटी, बस आ गया आंसर, ए आंसर आ गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 90, प्रेसिपिटेशन अकर्स, कब होता है प्रेसिपिटेशन, जब आयनिक प्रोडक्ट जैसे ही बड़ा हो जाता है KSP से तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो सब प्रेसिपिटेट की फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। तो जितना एक्स्ट्रा होगा इस KSP से वो सब किस में बदल जाएगा, प्रेसिपिटेट में। तो आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSP होना चाहिए प्रेसिपिटेशन के लिए। 91, AgCl dissolved in NH4OH ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ NH4OH में ये घुल जाता है, कौन, AgCl, AgCl इसके साथ अमोनिया के साथ रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये बन जाता है बेटा कितना, AgNH3 का ट्वाइस, ये कि आपका कॉम्प्लेक्स आयन बन जाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और इसके बनने की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए आंसर आ जाएगा। बफर 0.1 मोलर CH3COH प्लस 0.1 मोलर CH3CONH, तो वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, और दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बराबर। pH का फॉर्मूला क्या होता है, pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट भी कॉन्सेंट्रेशन 0.1, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन भी 0.1, pH इक्वल्स टू pKa 4.76 प्लस लॉग 0.1 अपॉन 0.1, 0.1 से 0.1 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, और log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0, तो pH का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, pKa के, pKa कितना था 4.76, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 93, बफर कैपेसिटी कब ज़्यादा होती है, जब pH का वैल्यू pKa के बराबर हो जाता है, और pKa के बराबर कब होगा, एक्सप्रेशन तो ये होता है लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, तो इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट गायब हो जाना चाहिए, ये गायब कब होगा, जब सॉल्ट और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगा, और जब ये बराबर होगा तो कितना आ जाएगा, log 1, और log 1 कितना हो जाएगा, 0। तो किस कंडीशन में मैक्सिमम होगा, जब सॉल्ट और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगा। ये पहले वाले पिछले वाले टेस्ट में भी आया था बेटा, ये द pH इंक्रीजेज बाई 1 यूनिट, फिर से वही फॉर्मूला लगा दो, pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, pH का वैल्यू
कितना इंक्रीज हो जाएगा, 1 यूनिट से इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम इसका, इन दोनों का जो फैक्टर है हम इसको 10 गुना कर दें, पहले जितना था उसको उसका 10 गुना हो जाएगा, तो log 10 आ जाएगा। log 10 का वैल्यू क्या होता है 1, तो pH का वैल्यू 1 यूनिट से इंक्रीज कर जाएगा। तो हमें सॉल्ट अपॉन एसिड कितना बढ़ाना पड़ेगा, 10 गुना, ताकि वहाँ से log 10 आ जाए। log 10 का वैल्यू 1 आते ही वो 1 यूनिट से इंक्रीज कर जाएगा, जितना पहले था उससे एक और एक्स्ट्रा हो, 1 यूनिट से और बढ़ जाएगा। पहले 5 था तो 6 हो जाएगा, 6 था तो 7 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। ब्लड का पीएच 7.4 के आसपास होता है और इसी की ब्लड हमारा बफर का काम करता है। बफर नेचर की वजह से कब आप एसिडिक फूड खा लेते हो, कभी बेसिक फूड खा लेते हो, ठीक है। तो एसिडिक फूड और बेसिक फूड का मजा किस वजह से ले पाते हो आप, ब्लड की बफर नेचर की वजह से। तो उसके अंदर ऐसा क्या होता है, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया बी, विच कैन नॉट एक्ट एज बफर। इनमें से कौन बफर की तरह काम नहीं करेगा। ये क्या है आपका, यहाँ से आएगा H2PO4 1 माइनस, यहाँ से आएगा HPO4 H2PO4 1 माइनस HPO4 2 माइनस। ये एक एसिड की तरह काम करेगा और ये इसका कॉन्जुगेट बेस। तो एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस ये दोनों, तो ये आपका इस तरह से रहेगा, ये इस तरह से, तो बफर का काम कर जाएगा। ऐसे इधर वीक एसिड और यहाँ से इसका कॉन्जुगेट बेस मिल जाएगा CH3CO नेगेटिव, ये भी बफर का काम करेगा। तो पढ़ा भी हमने एसिडिक बफर। एसिडिक बफर क्या होते हैं, वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये भी बफर है, ये भी बफर है। ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये है स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, ये नहीं करेगा। तो आंसर हमें यही बताना था, कैन नॉट। तो आंसर क्या हो गया बेटा, ये वाला हो गया। ये भी देखो, वीक बेस और सॉल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, ये बेसिक बफर हो गया, ये एसिडिक बफर हो गया, ठीक है। ये फॉस्फेट बफर हो गया। माइकलिस मेंटन इक्वेशन में V, R की जगह V यूज कर लिया हमने, तो ये पढ़ा था R इक्वल्स टू R मैक्स इंटू S अपॉन KM प्लस S, ये पढ़ा था ना। तो इसी को V की फॉर्म में कर दो, V इक्वल्स टू V मैक्स इंटू S अपॉन KM प्लस S। क्या बोला उसने, अगर S और KM बराबर हो जाएं, दोनों बराबर कर दो, क्या मिलेगा, V इक्वल्स टू V मैक्स इंटू S अपॉन KM की जगह भी S कर दो, और S तो है ही S, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नीचे से 2S आ जाएगा। तो V इक्वल्स टू V मैक्स इंटू S अपॉन 2S, S से S कैंसिल हो जाएगा, V मैक्स बाई 2 आ जाएगा। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू का आधा। यही तो हमारी KM की डेफिनेशन भी थी कि वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जिस पर रिएक्शन की वेलोसिटी या उसका वेग या उसका रेट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का आधा हो जाए, यही था। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ये वाला नहीं हुआ अभी। स्मॉल KM जितना छोटा होता है, एंजाइम की एफिनिटी उतना ही ज़्यादा होता है। एफिनिटी को हम उसकी एफिशिएंसी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे एप्सिलॉन कहा था, K2 अपॉन KM। तो KM छोटा, एप्सिलॉन बड़ा। आंसर क्या हो गया, हाई एंजाइम एफिनिटी। 98 का बी हो गया। 99 इन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन बेटा ये होता है, ये हो गया वेलोसिटी, इधर ले लिया सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, बिना इनिबिटर के ये यहाँ तक जा रहा है। लेकिन जब हम इनिबिटर लेंगे ना, तो इनिबिटर से भी ये V मैक्स तो पहुँचेगा पर लेट पहुँचेगा भाई। ये तो पहले वाले का V मैक्स यहाँ इसका आधा ये हो गया, इसकी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ये हो गया। अगले वाले का V मैक्स तो अभी वही है, पर इसकी अब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जिस पर ये V मैक्स बाई 2 पर पहुँच रहा है वो ये हो गया। तो पहला KM ये था बिना इनहिबिटर के, ये वाला KM क्या हो गया, इनहिबिटर की प्रेजेंस में हो गया। तो इनहिबिटर ने क्या किया, KM को बढ़ा दिया, KM इंक्रीज हो गया, V मैक्स सेम है। तो आंसर बी हो गया बेटा। 100 यूनिट ऑफ कैटालिटिक एफिशिएंसी। K कैटलिस्ट बोल दो या K2 बोल दो, एक ही बात है बेटा। K2 ही K कैटलिस्ट कहलाता है, कैटालिटिक कांस्टेंट कहते हैं K2 को।
ठीक है, इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एप्सिलॉन का वैल्यू K2/Km बढ़ाया था हमने, या इसी को आप K कैटलिस्ट अपॉन Km कह दो। यूनिट क्या थी? K कैटलिस्ट की यूनिट तो हमेशा थी सेकंड इनवर्स, Km की यूनिट थी कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन कैपिटल M में, कैपिटल M ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा? कैपिटल M इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो सेकंड ऑर्डर की यूनिट के रेट के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 101, कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या करता है कैटलिस्ट? एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, प्रोवाइडिंग ऑल्टरनेटिव पाथवे विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। आंसर सी। एसिड बेस कैटलिस्ट इन विच रेट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑन स्पेसिफिक ठीक है, तो ये द एसिड बेस कैटलिस्ट इन विच द रेट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक HN और OHN कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड स्पेसिफिक एसिड बेस कैटालिसिस कहलाता है। ठीक है, ये नेक्स्ट में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 103, द नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज स्ट्रिक्टली वैलिड। कब वैलिड होगा ये? जब इसमें दोनों ही जो दो अपने सॉल्वेंट लिए हैं वो दोनों एक दूसरे के इमिसिबल होनी चाहिए और दोनों में उसकी मॉलिक्यूलर स्टेट सेम रहनी चाहिए, कहीं भी वो ना तो डिसोशिएट हो ना ही वो एसोशिएट हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? एग्जिस्ट इन सेम मॉलिक्यूलर स्टेट इन बोथ दी सॉल्वेंट्स। क्वेश्चन नंबर 104, ए सॉल्यूट ए एसोशिएट टू फॉर्म AN। एसोसिएशन हुआ इस बार, ठीक है, तो जिसमें एसोसिएशन होगा वहां पर रूट लग जाएगा और रूट भी स्क्वायर रूट होगा या क्यूब रूट होगा, वो डिपेंड करेगा कि वो डाइमर बना रहा है, ट्राइमर बना रहा है, क्या बना रहा है। तो n का वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो यहाँ कह रहा है कि इसमें सॉल्वेंट 2 में एसोसिएशन हुआ है तो C2 के साथ रूट आ गया और रूट में कितने टाइम्स आएगा? वो n। तो k का वैल्यू C1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ C2 होल रेज़्ड टू द पावर 1/n कह दो, या इसको इसी को लिखने का एक तरीका बल्कि ये भी है, k इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 की पावर 1/n। n का वैल्यू 2 होगा तो इसी को स्क्वायर रूट कह देंगे, n का वैल्यू 3 होगा तो हम इसी को क्यूब रूट कह देंगे। क्वेश्चन नंबर 105, फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम एन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, या तो आप क्या करो, सारा का जितना भी जिससे भी तुम्हें सॉल्वेंट लिया तुमने कोई ऑर्गेनिक, जिससे एक्वस लेयर से तुम्हें क्या निकालना है? अपना सॉल्यूट को निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि सिंगल में एक ही बार में सारा का सारा डाल दो, एक्सट्रैक्ट कर लो, ठीक है, या उसी को मल्टीपल फ्रैक्शन में, मतलब 100 ml था 25-25 ml के 4 पार्ट कर लो, उससे करो। तो जब हम मल्टीपल फ्रैक्शन करते हैं तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन सिंगल नहीं, ये तो नहीं चलेगा। ए सेम टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड इनटू मल्टीपल स्मॉल एक्सट्रैक्शन, ये वाला हो जाएगा, इससे अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, मोर एफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 106, इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयोडीन बिटवीन H2O एंड ए CCl4, H2O एंड CCl4, ये क्या कह रहा है? द एडिशन ऑफ Ki टू द एक्वस लेयर, Ki के एडिशन से क्या हो जाएगा? I3 नेगेटिव का फॉर्मेशन हो जाएगा। I2 प्लस I नेगेटिव मिलकर क्या बना देते हैं? I3 नेगेटिव, जिससे अब I2 की कॉन्सेंट्रेशन घट जाता है। ठीक है, ये द आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता क्या है? I का फॉर्मूला होता है बेटा 1/2 M1Z1 स्क्वायर M2Z2 स्क्वायर, ये होता है भाई, है ना। और Al2SO4 लिया है तुमने, कैसे टूटेगा Al2SO4 का होल थ्राइस? 2Al3 प्लस में और 3SO4 2 माइनस में। अगर ये 0.1 है तो ये बनेगा 0.2 और ये बनेगा 0.3। I का वैल्यू कैसे निकालेंगे? रख दो जी वैल्यू यहाँ पर, 1/2 ब्रैकेट M1 का वैल्यू पॉजिटिव आयन के लिए M1 ले लेते हैं 0.2 और उसका वैलेंसी 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 9 प्लस M2 नेगेटिव आयन को M2 कह लेते हैं 0.3 इंटू Z क्या है उसकी वैलेंसी कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा 9 2 या 18 1.8, 4 3 या 12 1.2 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 3/2 1.5 का आंसर कौन सा है भाई? आंसर सी हो गया।
108 which theory explain acid bases in terms of electron pair donation and acceptance? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस, कौन इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और कौन इलेक्ट्रॉन पेयर को लेगा। ये थ्योरी तो हमारी लुईस एसिड की थी, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, आंसर सी हो गया। तब पीएच 10 की पावर माइनस के 6, 10 की पावर माइनस के 7, 10 की पावर माइनस का 8, कोई सा भी एसिड ले लो, वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं, इनकी पीएच हमेशा 6.9 से 7 के बीच में ही रहती है, 7 को क्रॉस कभी करेगी नहीं। तो ज़्यादा अच्छा आंसर कौन सा हो गया बेटा, ये तो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है इसके लिए। मैंने कहा 10 की पावर माइनस का 6 मोलर HCl है, पीएच वही 6.9 से 7 के बीच में। 10 की पावर माइनस के 7 मोलर का HCl है, पीएच वही 10 की पावर 6.9 से 7 के बीच में। 10 की पावर माइनस के 8 मोलर HCl है, पीएच वही 10 की क्या 6.9 से 7 के बीच में। 10 की पावर माइनस के 9, 10 की पावर माइनस के 10, 10 की पावर माइनस के 11, 10 की पावर माइनस के, सब का पीएच क्या रहेगा, वही 6.9 से 7 के बीच में रहेगा। ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे तुम कितना भी डाइल्यूट कर लो उसको, पीएच कभी भी 7 को क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर का चैन को भी यूज़ करना पड़ता है, अकेला इसी का चैन नहीं चलेगा, क्योंकि इससे करोगे तो कितना आएगा, पीएच 8, और एसिड का पीएच कब से 8 7 को क्रॉस कर गया भाई। जिस दिन तुम एसिड की पीएच 7 से ऊपर पहुंचा दोगे, आपको नोबेल प्राइज़ दे दिया जाएगा। सही है, कितना भी डाइल्यूट कर लो, कभी पीएच 7 से ऊपर नहीं जाएगा किसी भी एसिड का, चाहे तुम टैंक भर के पानी डाल दो उसके अंदर, इतना डाइल्यूट कर दो। क्वेश्चन नंबर 110, Ag2Cr2O7, और फिर दूसरा है ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया है और इससे रिलेशनशिप S और KSP के बीच में रिलेशनशिप पूछा है। Ag2CrO4 कैसे टूटेगा, 2Ag आयन में, CrO4 2 माइनस में, इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो ये 2S और ये S। KSP का फॉर्मूला क्या होता है, पॉजिटिव आयन की सॉल्युबिलिटी 2S, उसकी पावर में उसका कोफिशिएंट, नेगेटिव आयन की सॉल्युबिलिटी S, उसकी पावर में उसका कोफिशिएंट। ये KSP का एक्सप्रेशन है, 2 का पावर 4, S की पावर 2, S की पावर 1, S की पावर 3, तो KSP का एक्सप्रेशन ये हो गया 4S³। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 111, द हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। इथाइल एसीटेट, देखो अगर सिर्फ इथाइल एसीटेट क्या है, एक एस्टर है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं जस्ट ऐसे ही वाटर में हो जाता है। वाटर वहाँ पे किसका काम करते हैं, वहाँ पे वाटर एक सीडो सॉल्वेंट का काम करता है, सॉल्वेंट का काम करता है समझ लो। सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा एक्सिस में होता है तो इसलिए जनरली उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 आता है। तो ऐसी रिएक्शन को हम हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर को हम सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कह देते हैं। सही है, लेकिन यहाँ तो NaOH की प्रेजेंस में आ गया, तो अब NaOH की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, CH3COO C2H5, यहाँ को लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पर अब ऑर्डर हमारा किस पर डिपेंड करेगा, NaOH पर भी डिपेंड करेगा। पहले तो सिर्फ इस पर डिपेंड करता, सिंपल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सिर्फ CH3COO C2H5 पे करता, वहाँ पे H2O के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 आ जाता, क्योंकि वो लार्ज एक्सिस में होता है इसलिए। CH3COO C2H5 प्लस डाइल्यूट NaOH लिया तो अब रिएक्शन हो जाएगा CH3COO Na प्लस C2H5OH, ये बन जाएगा। अब इस रिएक्शन का जो रेट होता है वो डिपेंड करता है किस पर, K इंटू एस्टर CH3COO C2H5 की पावर 1 और NaOH की पावर 1, इस पर डिपेंड करता है। वाटर तो अभी भी 0 ऑर्डर के ही है, वाटर है इसमें, पर उस पर रेट डिपेंड नहीं कर रहा है। रेट किस किस पर डिपेंड कर रहा है, इस पर और इस पर। तो सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन हो गया। अगर ये सिंपल सिर्फ हाइड्रोलिसिस कहता है, NaOH का नाम भी ना लेता, तब ये सीडो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन बन जाता। ऑटो कैटालिसिस क्या होता है, जब बनने वाला कोई प्रोडक्ट वापस खुद कैटलिस्ट की तरह ही काम करने लगे, उसी को कहते हैं ऑटो कैटलिस्ट। वन ऑफ द प्रोडक्ट एक्ट एज कैटलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 113, लाइन वीवर बर्क प्लॉट किस किस के बीच में खींचा जाता है, और इसमें कह रहा है वाई इंटरसेप्ट क्या आता है, 1/v वर्सेस 1/s ऐसे खींचा जाता है, और ऐसे यहाँ पे स्लोप आता है, स्लोप का वैल्यू Km/Rmax ये आता है, और ये 1/Rmax, R को यहाँ पे v यूज़ किया है 1/Vmax। तो इंटरसेप्ट पूछा था,
इंटरसेप्ट 1/r/, स्लोप पूछता तो km/r/, आ जाता। 114 द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड, गैस की सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन में पड़ी थी बेटा, हेनरी लॉ, जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115 दे बफर सॉल्यूशन विद pH लेस देन 7, pH का वैल्यू 7 से कम। 7 से कम कब होगा? जब हम बफर कौन सा ले? 7 से कम का मतलब एसिडिक बफर की बात हो रही है ना। तो एसिडिक बफर किससे बनता है? वीक एसिड, और इसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ सॉल्ट। तो आंसर बी हो जाएगा। लेवलिंग इफेक्ट क्या होता है? ठीक है, वाटर क्या करता है, चाहे तुम कोई सा भी एसिड ले लो, H2SO4 ले लो, HNO3 ले लो, सबको पूरी तरह से डिसोशिएट कर देता है, तो उनको सबका एक लेवल में ले आता है। तो इसी को कहते हैं लेवलिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ऑल दी एसिड्स, जो लेवलिंग इफेक्ट होता है, सारे के सारे एसिड को क्या कर देता है वो, उसके H को H3O पॉजिटिव आयन में बदल देता है, सबको पूरी तरह से डिसोशिएट कर देता है। ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड अपियरिंग इक्वली स्ट्रॉन्ग ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन, यही इफेक्ट हमारा लेवलिंग इफेक्ट कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोफोबिक, प्रोटो का मतलब है प्रोटोन से, प्रोटोन का मतलब H से, फोबिक का मतलब फोबिया है जिसको H से। H का फोबिया किसका होगा, किससे होगा? जो H कौन देगा जनरली? वाटर। वाटर का फोबिया किसको है? हाइड्रोफोबिक। प्रोटोफोबिक कह दो या हाइड्रोफोबिक कह दो, एक ही बात है बेटा। किसको है? किसको? वाटर का फोबिया किसको है? वाटर से डर किसको लगता है? नॉन पोलर वालों को। तो नॉन पोलर में कौन है? ये है भाई, बेंजीन। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटोफोबिक में ये आ जाएगा। 118 में क्या कह रहा है? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में H का वैल्यू था √KH के बराबर, KH/C, √KH/C। आंसर क्या हो गया? ए। वैसे तो यहाँ KH का वैल्यू भी रख देते, पर ऑप्शन उसी के अकॉर्डिंग है तो हमने कन्वर्ट ही नहीं किया इसको। क्वेश्चन नंबर 119 119 क्या कह रहा है ये? इन केस ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, देखो बेटा ये इनहिबिशन इस तरह से होता है, अभी रिसेंटली पढ़ाया था हमने आपको एंजाइम काइनेटिक क्रैश कोर्स में। तो उसमें क्या था? बिना इनहिबिटर के ये ऐसे जा रहा है, इनहिबिटर की प्रेजेंस में ये पहुंचेगा तो Vmax तक ही, पर थोड़ा लेट पहुंचेगा। तो कंपटीशन तो है, कोई जल्दी पहुंच रहा है, कोई देर में पहुंच रहा है। सेम ऐसे ही जैसे कोई जल्दी एग्जाम निकाल देता है, कोई देर से निकालता है तो कंपटीशन, या किसी के मार्क्स ज़्यादा किसी के मार्क्स कम। ठीक है, कंपटीशन। तो अभी आता है दूसरा नॉन कॉम्पिटिटिव में, क्या ये यहाँ पहुँच ही नहीं पाए, ये Vmax तक पहुँचा ही नहीं है, ये है नॉन कॉम्पिटिटिव। तो इसने यही पूछा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होगा। तो ये जो आपका इनहिबिटर है ना, वो किसके साथ? एंजाइम के साथ भी रिएक्शन कर जाता है, और जो उससे बनने वाला आपका कॉम्प्लेक्स है ES कॉम्प्लेक्स, उसके साथ भी रिएक्शन कर जाता है। तो इसलिए ये Vmax तक पहुंचने नहीं देता है, जहां जिसका मौका मिले सबको खा जाता है, ये एंजाइम को भी, साथ ही साथ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को भी। हाँ जी गीता जी, कुछ कहना चाह रहे हो बेटा आप? हेलो गीता। क्वेश्चन नंबर 120 if the distribution coefficient of a solute between ether and water is 3 in favor of ether, the amount left in 100 ml water। देखो ऊपर किसको बोला है? इथर को, और नीचे वाटर को। तो C इथर अपॉन C वाटर, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट क्या बोला है इसमें? 3। इसका मतलब है कि इसमें 3 गुना ज़्यादा डिसोल्व हुआ होगा वाटर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो वाटर के कंपैरिजन में ईथर में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा, तो इसलिए जब सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा तो एक्सट्रैक्शन भी ईथर में ज़्यादा होगा। तो बाकी किसमें? वाटर में कितना बचेगा? कम बचेगा। कितना बचेगा? 1/4 बचेगा। 3/4 कहाँ चला जाएगा? ईथर में चला जाएगा। तो इसमें यही पूछा है आपका, द अमाउंट लेफ्ट इन 100 ml वाटर आफ्टर 1 एक्सट्रैक्शन, कितना बचेगा? 3 हिस्सा तो वहाँ चला गया, 1 हिस्सा यहाँ बचा, टोटल 4 हिस्से। तो 1/4 ऑफ द ओरिजिनल ये बचा।
नेक्स्ट है 121 एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ए सॉल्ट ऑफ ए वीक एसिड एंड वीक बेस इज 0.1। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के एच का वैल्यू दे दिया इसने। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट इज डबल, कॉन्सेंट्रेशन वीक एसिड है और वीक बेस है, कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता ही नहीं है एच, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट में पढ़ाया था, वो तो के ए और के बी पर डिपेंड करता है, न कि कॉन्सेंट्रेशन पर। तो इसलिए जितना पहले था अभी भी उतना ही रहेगा, रिमेन सेम 0.1 इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। आंसर आ गया। 122 द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इज दिस वन। इन विच सॉल्वेंट विल AgCl हैव द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी? किस में सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, ये पूछा है इसने हमसे। किस में ज़्यादा होगा? जहाँ पर AgCl किसी के साथ, किसी सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन कर रहा होगा तो जल्दी जल्दी सॉल्युबल हो जाएगा। किस में करता है रिएक्शन? NH3 में करता है, पीछे बनाया था। AgCl NH3 के साथ रिएक्शंस करके एक कॉम्प्लेक्स बना देता है, तो AgCl का यूज़ हो रहा है ना यहाँ पर, इसलिए सॉल्युबल जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? सी हो गया। 123 अकॉर्डिंग टू माइकलिस मेंटन मॉडल व्हाट इज द रिएक्शन ऑर्डर व्हेन एस इज, इसमें थोड़ा सा बेटा करेक्शन है क्वेश्चन में ना। व्हाट इज द रिएक्शन ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट एस के रेस्पेक्ट में, क्योंकि उसी की कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट भी देख रहे हैं। एस बहुत बड़ा है Km, तो इसलिए रिएक्शन का ऑर्डर भी एस के रेस्पेक्ट में। तो हमने ये पढ़ा था बेटा R इक्वल्स टू आर मैक्स इंटू एस अपॉन एस प्लस Km या Km प्लस एस, एक ही बात है। S बहुत बड़ा है Km से, तो Km को नेगलेक्ट कर देंगे। R का वैल्यू क्या हो जाएगा? आर मैक्स इंटू एस अपॉन एस, एस से एस कट जाएगा और एस के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर ए हुआ बेटा। 124 ए बफर कंटेन्स 0.1 मोलर CH3COH एंड 0.1 मोलर CH3CO ने वीक एसिड और उसी वीक एसिड का सॉल्ट। और के का वैल्यू क्या दिया है? के का वैल्यू दिया है 1.8 10 की पावर -5। व्हाट हैपन्स टू ए pH, ठीक है, ऑन 10-fold डाइल्यूशन, डाइल्यूट करने से pH पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, ये बताना है। डाइल्यूशन से बफर है ना, बफर पे क्या ही फ़र्क पड़ना है भाई। बफर तो क्या होते हैं, वो तो एसिड और बेस की वजह से pH चेंज करने से मना कर देते। यहाँ तो तुम डाइल्यूट कर रहे हो, तो डाइल्यूट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा भाई। बफर की डेफिनेशन ही यही है, ऐसे सॉल्यूशन जो pH चेंज का अपोज करे उनको बफर कहा जाता है ना। तो सेम, तो एसिड और बेस भी अगर आप स्मॉल अमाउंट में थोड़ा सा एसिड डालें या थोड़ा सा बेस डालें, जो pH चेंज का को रजिस्ट करे, उसका चेंज के अपोज करे, उसी को तो बफर कहते हैं। यहाँ तो तुमने कुछ डाला ही नहीं, ना एसिड डाला ना बेस डाला, यहाँ तो सिर्फ डाइल्यूट किया, तो डाइल्यूशन से क्या ही फर्क पड़ने वाला उसको। तो pH क्या रहेगा? रिमेन अनचेंज्ड, तो pH हमारा अनचेंज रहेगा। 125 फॉर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर व्हाट हैपन्स व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW का वैल्यू इंक्रीज कर जाता है। तो KW अगर इंक्रीज किया तो PKW डिक्रीज हो जाएगा, तो PKW डिक्रीज, वाटर रिमेन्स न्यूट्रल, यही, क्योंकि जब वो टूटेगा तो जितना HN देगा उतना ही OHN भी होगा। तो अगर HN OHN सेम रहेगा तो न्यूट्रल ही रहेगा। तो आंसर क्या हो गया? बी आ गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 126 इन नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इफ ए सॉल्यूट फॉर्म्स डाइमर इन वन सॉल्वेंट द रिलेशन बिकम्स, अगर सॉल्यूट हमारा किसी एक सॉल्वेंट में क्या बना रहा है? डाइमर बना रहा है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? तो यहाँ पे देखो उसने कहा C2 इज द फेज विद एसोसिएशन। C2 अगर एसोसिएशन वाली फेज है जिसमें वो एसोसिएट हो रहा है तो वहाँ रूट आ जाएगा, और कितना एसोसिएट हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ n आ जाएगा। डाइमर बन रहा होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसको कहेंगे स्क्वायर रूट। ट्राइमर बन रहा होगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, इसको कहेंगे रूट क्यूब, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी आ जाएगा। 127 स्ट्रॉन्गेस्ट लेवलिंग इफेक्ट ऑन वीक एसिड, वीक एसिड का स्ट्रॉन्गेस्ट लेवलिंग इफेक्ट बेटा लिक्विड अमोनिया, ठीक है। तो जो दुर्बल अम्ल होते हैं वो लिक्विड अमोनिया में लेवलिंग इफेक्ट शो करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 128, द सॉल्युबिलिटी ऑफ PbCl2 इन वाटर इज एस। PbCl2 की सॉल्युबिलिटी वाटर में S के बराबर है। तो PbCl2 टूटेगा कैसे? Pb2 प्लस में 2Cl माइनस में, इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो ये S, ये 2S। Ks पे कैसे निकालते हो आप? पॉजिटिव आयन की सॉल्युबिलिटी की पावर उसका कोफिशिएंट, नेगेटिव आयन की सॉल्युबिलिटी की पावर उसका कोफिशिएंट। तो 2 की पावर 2 से 4, S की पावर 1, S की पावर 2 से S क्यूब। तो KSP का एक्सप्रेशन क्या आ गया? 4S क्यूब। 4S क्यूब का ऑप्शन बी आ गया। क्वेश्चन नंबर 129, माइकलिस मेंटन इक्वेशन V इक्वल्स टू V मैक्स इंटू S अपॉन KM प्लस S। KM इक्वल्स टू S, ये KM की डेफिनेशन है कि वो KM वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होती है जब रिएक्शन का रेट उसकी मैक्सिमम वैल्यू का आधा हो जाता है। तो जब V का वैल्यू V मैक्स बाई 2, डेफिनेशन से ही आ गया। 130, फिर मैंने भी कहा था 10 की पावर माइनस का 8 हो, 10 की पावर के 9 हो, 10 की पावर के 10 हो, 10 की पावर के 11 हो, सब का pH 6.9 से 7 के बीच में। ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 131, विच मैथमेटिकल प्लॉट इज यूज टू लीनियराइज। माइकलिस मेंटन में लीनियर प्लॉट कब आया था? जब हमने 1/V वर्सेस 1/S का ग्राफ खींचा था। ये लीनियर कर्व आया था और ये इंटरसेप्ट आया था जिसको हमने 1/V मैक्स कहा था। और प्लॉट को क्या कहा था, या स्लोप को क्या कहा था? स्लोप हो गया Km/V मैक्स या Km/R मैक्स। R मैक्स, V और R एक ही बात होती है, रेट या वेलोसिटी। तो यहाँ पे कहा था कि लीनियर प्लॉट कब आएगा? जब 1/V वर्सेस 1/S का ग्राफ खींचा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, ए सॉल्यूशन इज 0.01 मोलर इन बोथ Cl नेगेटिव एंड CrO4 2 माइनस। AgNO3 इज एडेड स्लोली, विच प्रेसिपिटेट फर्स्ट। पहले किसका बनेगा? जबकि इसने Cl दिया है और CrO4 और दिया है KSP AgCl का इतना है और Ag2CrO4 का इतना है। तो AgCl का KSP का फॉर्मूला क्या था? KSP इक्वल्स टू S², ये था। और Ag2CrO4 में Ag2CrO4 ऐसे टूटेगा 2Ag आयन में और CrO4 2 माइनस में। तो KSP का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 4S क्यूब। तो जब हम इससे के S का वैल्यू निकालेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो जब हम इससे S का वैल्यू निकालेंगे AgCl में, तो Ag आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा? S का सॉल्युबिलिटी कह दो किसकी? Ag आयन की। वो कितनी है? 1.8 10 की पावर माइनस का 8 मोलर, ये आएगा। और जब हम Ag2CrO4 से Ag आयन की सॉल्युबिलिटी निकालेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा बेटा वो आएगा 1.05 इंटू 10 की पावर माइनस के 5, ये आएगा। तो किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है? Ag2CrO4 में Ag की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। तो पहले कौन प्रेसिपिटेट होता है? जिसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम होता है। तो कम किसका है? AgCl का। तो AgCl का, जिसकी सॉल्युबिलिटी कम वो प्रेसिपिटेट भी जल्दी होता है, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा वो प्रेसिपिटेट देर में होता है, ठीक है। तो जो जल्दी अटेन कर लिया जाए जिससे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को, वही बनेगा पहले। तो यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे AgCl आ जाएगा। तो इसमें आप रीजन क्या लिख सकते हो? द सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag आयन इन AgCl इज स्मॉलर देन दैट ऑफ Ag आयन इन Ag2CrO4, इसलिए AgCl पहले प्रेसिपिटेट होता है। द pH ऑफ 0.1 मोलर NH4Cl। NH4Cl क्या है? सॉल्ट है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का। इसका pH निकालना है। pH का फॉर्मूला क्या था? इसका pH का फॉर्मूला था बेटा 7 माइनस 1/2। यहाँ पे था log H कॉन्सेंट्रेशन, log C कर दो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन, log C प्लस pKb, ये था। pKb दिया 4.75, log C का वैल्यू दिया है कितना? 0.1 का मतलब 10 की पावर माइनस के 1। तो जब यहाँ 10 की पावर माइनस के 1 रखोगे तो -1 आ जाएगा। तो pH का वैल्यू आएगा 7 माइनस 1/2, यहाँ से आया -1। pKb कितना दिया है? प्लस का 4.75। तो 3.75 उसका आधा करेंगे
डिवाइड बाई 2 करेंगे तो पीएच को पूरे को सॉल्व करके आएगा ये 5.12। ठीक है, ये तो था कैलकुलेशन वाला पार्ट। एग्जाम में तो आप बिना कैलकुलेशन के भी कर सकते हो। कैसे? ये सॉल्ट किसका है? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट, और इसका हमने क्या पढ़ा था? पीएच 7 से कम, और 7 से कम का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ये लो। बिना कैलकुलेशन के भी आ सकता है ये क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 134, व्हाट इज द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.01 मोलर थैलियम हाइड्रोक्साइड? थैलियम हाइड्रोक्साइड का पीएच ये है। केबी का वैल्यू देखो कितना दिया है। केबी का वैल्यू दिया है 10 की पावर -1। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है? 0.01। अगर केबी ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन सी वाले पार्ट से ज़्यादा है, ऐसा तभी हो सकता है जब ये स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करे। ये कहीं को लिख लो बेटा। इफ़ केबी इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन सी, अगर केबी का वैल्यू सी से बड़ा होता है तो ये जो जिसका भी हमने केबी है या कोई सा भी के भी हो सकता है बेटा, अगर किसी एसिड के लिए उसने के का वैल्यू दिया है और वो कॉन्सेंट्रेशन उसकी जो है उससे ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में ये कैसे बिहेव करेगा? स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा। तो के भी बोला है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा। स्ट्रॉन्ग बेस है तो TlOH कैसे टूटेगा? Tl1+ और OH1- में। इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या दिया है? 0.01, तो ये भी क्या बनेगा? 0.01। तो यहाँ पे OH कॉन्सेंट्रेशन है, इससे पहले POH निकालना पड़ेगा। OH कॉन्सेंट्रेशन को मैं 10 की पावर -2 भी लिख सकता हूँ, माइनस लॉग OH कॉन्सेंट्रेशन माइनस लॉग 10 की पावर -2, -2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, log 10 का वैल्यू 1, तो POH का वैल्यू कितना आ गया? 2। और pH कैसे निकालते हैं अगर POH है आपके पास? 14 - POH से 14 - 2 दैट इज 12। तो pH का वैल्यू कितना हो गया? 12 आ गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 135, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट? कौन सा फैक्टर वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को अफेक्ट नहीं करता है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट बिल्कुल करेगा कि भाई कम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला है, ज़्यादा वाला है, तो उसी से ही। तो विलायक की प्रवृत्ति या नेचर ऑफ सॉल्वेंट दोनों पर डिपेंड करता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बिल्कुल, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड वाला होगा तो अल्फा का वैल्यू कम कॉन्सेंट्रेट या डाइल्यूट होगा तो अल्फा का वैल्यू ज़्यादा। प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट बिल्कुल इस पर भी डिपेंड करेगा, कॉमन आयन इफेक्ट होने से ये कम डिसोशिएट होगा। चौथा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, चाहे तुम 1 लीटर के कंटेनर में भर दो उसको या 10 लीटर के में, क्या फ़र्क पड़ना उससे? ठीक है, तो आंसर यही हो गया, इसी पर डिपेंड नहीं करेगा। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136, इन द टाइट्रेशन ऑफ ए वीक एसिड विद ए स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो ये जो कह रहा है ना हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट, अभी पूरा डिसोर्स क्या नहीं हुआ। हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? अभी आधा बचा हुआ है, आधा यूज हो चुका है, तो इसे कहते हैं 50% डिसोसिएशन का केस। वीक एसिड क्या हो रहा था? डिसोशिएट नहीं होना चाह रहा था, स्ट्रॉन्ग बेस डाला, आधे को डिसोशिएट कर दिया, हाफ 50% डिसोशिएशन हो गया, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया? 0.5। ठीक है, ये एसिड कितना बचा? एसिड भी जितना बचेगा उतना ही सॉल्ट बनेगा, तो एसिड और सॉल्ट दोनों की कॉन्सेंट्रेशन लगभग बराबर हो जाती है। कब? जब 50% डिसोसिएशन का केस होता है। और हमने क्या पढ़ा था? pH = pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट अपॉन एसिड ये दोनों की सेम हो गया तो log 1 बन जाएगा, log 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, pH का वैल्यू pKa के बराबर आ जाएगा। बस ये था आंसर। तो pH = pKa, यही पूछा था उसने हमसे, pH एट हाफ इक्विवेलेंस पर pKa के बराबर। क्वेश्चन नंबर 137, द डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट ऑफ आयोडीन बिटवीन CCl4 एंड वाटर। CCl4 नॉन पोलर, आयोडीन नॉन पोलर, नॉन पोलर में ज़्यादा डिजोल्व होता है, तो CCl4 की कॉन्सेंट्रेशन किस में ज़्यादा होगी? आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन किस में ज़्यादा होगी? CCl4 में। और कितनी ज़्यादा होगी? 85 दिया है बेटा इसका, तो 85 टाइम्स ज़्यादा होगी वो इसकी CCl4 में।
तो आंसर कोई है ऐसा? आयोडीन कॉन्सेंट्रेशन विल बी 85 टाइम्स हायर इन CCl4। ठीक है जी, आंसर बी हो जाएगा। 138 हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH ऑफ ए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। KH का एक्सप्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, इन सब के लिए पढ़ाया था बेटा जब हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट पढ़ा रहे थे आयनिक इक्विलिब्रियम में। तो KH का एक्सप्रेशन वहाँ पे आया था KW अपॉन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक कंपोनेंट। यहाँ पे वीक कौन है? वीक यहाँ पर बेस है, तो KB आ जाएगा यहाँ पर नीचे डिवाइड में। KH इक्वल्स टू KW अपॉन KB। आंसर क्या हुआ बेटा? बी। क्वेश्चन नंबर 139 इन क्वालिटेटिव एनालिसिस H2S गैस इज पास। ये तो पीछे भी आया बेटा, ग्रुप सेकंड वालों को प्रेसिपिटेट करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम में ही H2S गैस को पास करते हैं। इससे कॉमन इफेक्ट होने की वजह से सल्फेट आयन कॉन्सेंट्रेशन कम बनेगा और जो ग्रुप सेकंड के आपके जो सल्फाइड हैं वही प्रेसिपिटेट होंगे, हायर वाले प्रेसिपिटेट नहीं होंगे। ठीक है, ये बेसिक रेडिकल का एसिडिक रेडिकल बेसिक रेडिकल उसमें पढ़ा था बेटा आपने। तो क्या हो गया इसका रीजन, क्या हो गया? कॉमन आयन इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 140 ये तो अभी पीछे भी आया था बेटा। बफर कैपेसिटी मैक्सिमम कब? जब सॉल्ट और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल और pH का वैल्यू pKa के बराबर। आंसर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 141 स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है? द pH ऑफ प्योर वाटर एट 100 डिग्री C। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं डिसोसिएशन ऑफ वाटर बढ़ जाता है, HN और OHN कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाता है और pH का वैल्यू 7 से नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो 100 डिग्री C पर pH 7 से नीचे आएगा। चलिए, द डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज एन एक्सोथर्मिक। बिल्कुल गलत है, ये तो हो गया बेटा फॉल्स। टेम्परेचर यूज़ हो रहा है यानी कि एनर्जी यूज़ हो रही है। एनर्जी किस में यूज़ होती है? एंडोथर्मिक में, जबकि ये क्या कर रहा है? एक्सोथर्मिक। ये फॉल्स हो गया और ये वाला ट्रू हो गया। तो फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, आंसर सी। 142 स्टेटमेंट। एडिंग NH4Cl टू NH4OH डिक्रीजेज pH की वैल्यू को घटा देता है अगर हम NH4OH को ऐड करें। ठीक है, किसमें? NH4OH में। तो पहले वाला एडिंग NH4Cl टू NH4OH डिक्रीजिंग pH की वैल्यू को NH4Cl क्या कर देता है? घटा देता है। दूसरा क्या कर रहा है? कॉमन आयन NH4 पॉजिटिव सप्रेस द डिसोसिएशन ऑफ NH4OH। ये भी ठीक है बात। ठीक है, ये है सही है। देखो इससे क्या होगा? OH घटेगा। एडिंग NH4Cl टू NH4OH। NH4OH कैसे टूट रहा है? NH4 पॉजिटिव में, OH नेगेटिव में। जब आप NH4Cl ऐड करोगे तो कॉमन आयन इफेक्ट हो जाएगा NH4 पॉजिटिव का, जिसकी वजह से ये डिसोसिएशन घट जाएगा। डिसोसिएशन घटेगा तो OH आयन क्या हो जाएगा? OH आयन बढ़ जाएगा और HN और OH का जो प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट वैल्यू 10⁻⁻14 के बराबर होगा। तो उसी के रेस्पेक्ट में HN बढ़ जाएगा और कॉन्सेंट्रेशन जब HN बढ़ता है, एसिडिक करेक्टर बढ़ता है, pH घटता है। जितना ज़्यादा एसिडिक उतना pH कम। तो ये कह रहा है pH कम हुआ है। क्यों कम हुआ है? क्योंकि यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट हो गया NH4 पॉजिटिव का। तो दोनों ठीक है बेटा और एक करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहे हैं एक दूसरे को। AgCl is more soluble in 0.1 molar BaCl2 than in 0.1 molar NaCl। AgCN ज़्यादा soluble है 0.1 मोलर BaCl2 में एज कम्पेयर टू 0.1 मोलर। ये तो कुछ उल्टा बोल रहा है भाई। AgCl क्या हुआ? इस तरह से टूटेगा Ag आयन में और Cl आयन में। जब तुम इसमें BaCl2 डालोगे तो यहाँ से Cl आयन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में आएगा, क्योंकि एक BaCl2 कैसे टूटेगा? Ba2 प्लस में 2 Cl माइनस में ऐसे टूटेगा। तो Cl आयन ज़्यादा होने की वजह से तो कम और कम टूटेगा, सॉल्युबिलिटी काफ़ी कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू NaCl। NaCl की वजह से भी होगा, पर NaCl 0.1 मोलर का है तो 0.1 मोलर Cl आयन देगा। ये 0.1 मोलर का है तो Cl आयन बनेगा 0.2 मोलर। तो कॉन्सेंट्रेशन Cl की ज़्यादा कौन देगा? BaCl2। इसलिए सॉल्युबिलिटी वो ज़्यादा घटाएगा, ये कम घटाएगा। तो इसीलिए बोला है कि मोर सॉल्युबल इन इसमें, जबकि ये तो गलत हो गया, उल्टा हो गया।
ज़्यादा सॉल्युबल NaCl में होगा ना कि BaCl2 में। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया भाई, फॉल्स। स्टेटमेंट 1 फॉल्स। सेकंड में आते हैं ClN कॉन्सेंट्रेशन इज हायर इन 0.1 मोलर। ये तो ये बात तो ठीक हो गई भाई दोनों की। तो पहला फॉल्स है और सेकंड ट्रू है बस। 144 स्टेटमेंट 1 कह रहा है एंजाइम लूज कैटालिटिक एक्टिविटी एट ए हाई टेम्परेचर। बिल्कुल ठीक बात है, एंजाइम की एक्टिविटी घट जाती है तभी तो आपको जिस दिन बुखार होता है उस दिन आपको ना कुछ खाने का मन करता है, मन खराब रहता है, ऐसे इसलिए क्योंकि एंजाइम बेचारे क्या होता है अपनी एक्टिविटी को लूज़ कर चुके होते हैं और बिना एंजाइम के तो आपका कुछ होगा नहीं। ऐसा क्यों होता है? हाई टेम्परेचर पर डिनेचुर एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन्स। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ये पढ़ा है ना। और प्रोटीन का हाई टेम्परेचर पर डिनेचुरेशन हो जाता है, उसकी जो सेकेंडरी टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है वो सब ख़त्म हो जाती हैं, सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर ही बची रह जाती है, इसी को कहते हैं डिनेचुरेशंस। तो क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट वाला भी ठीक है, सेकंड वाला भी ठीक है, सेकंड वाला एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 145। स्टेटमेंट 1 solubility of CH3COOAg increases in presence of HNO3। HNO3 की प्रेजेंस में solubility इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। रीज़न क्या बताया इसने इसका? स्टेटमेंट सेकंड CH3CO नेगेटिव रिएक्ट विद HN टू फॉर्म CH3COS शिफ्टिंग इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो CH, हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, CH3COOAg ये कैसे टूटेगा? CH3COO नेगेटिव और AgN में। जब तुम इसमें क्या डालोगे, कोई एसिड डालोगे, एसिड क्या देगा? HN। HN क्या करेगा? इसके आयन के साथ तुरंत रिएक्शन कर जाएगा। और अगर आप कहीं से प्रोडक्ट को रिमूव कर रहे हो तो तुरंत ये उसकी कमी को पूरा करने के लिए आगे जाएगा, और आगे जाएगा तो ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगा। तो आंसर बिल्कुल ठीक है जी, तो दोनों ही ठीक हो गए, ठीक है। और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, बहुत ही ट्रू। एंड सेकंड एक्सप्लेन 1 बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146 डिस्ट्रीब्यूशन रेशो कांस्टेंट ओनली इफ द मॉलिक्यूलर स्टेट सेम, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट लॉ अराइज फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल, ये भी ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका? क्या कहा इसने? केमिकल पोटेंशियल कहाँ से आया? नेक्स्ट लॉ में केमिकल पोटेंशियल की तो हम कहीं बात ही नहीं करते हैं। केमिकल पोटेंशियल अगर सेम हो जाएगा तो इसका मतलब है कि कॉन्सेंट्रेशन दोनों स्टेट में सेम, और दोनों स्टेट में सेम होगा तो क्या हो जाएगा? के का वैल्यू तो 1 आएगा फिर। और ऐसा कभी ज़रूरी थोड़ी ना होता है कि के का वैल्यू 1 ही दे। ज़्यादातर तो यही कोशिश रहती है कि जो ऑर्गेनिक वाला है उसमें ज़्यादा सॉल्युबल होना चाहिए ताकि हम एक्वस लेयर से उसको क्या कर सकें? रिमूव कर सकें। तो ये वाला बात तो गलत हो गया भाई। पहले वाला तो सेम है कि सेम मॉलिक्यूलर स्टेट रहनी चाहिए, ये तो है ट्रू, लेकिन सेकंड वाला हो गया फॉल्स। तो ऐसा आंसर ढूंढना पड़ेगा जिसमें फर्स्ट ट्रू हो सेकंड फॉल्स हो। आंसर सी। नेक्स्ट में आते हैं 147 स्टेटमेंट लीस एसिड आर ऑलवेज, नहीं भाई ये गलत बात है। लीस एसिड हमेशा ब्रोंस्टेड एसिड नहीं होते हैं। ब्रोंस्टेड एसिड तो वो थे जो HN देंगे, और जो HN लेंगे वो ब्रोंस्टेड बेस, जिसको हमने कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की फॉर्म में भी पढ़ा था। तो पहले वाला तो ये तो गलत हो गया जी, फॉल्स। पहले वाले को कर देते हैं, ये हो गया फॉल्स। लीस एसिड के केस में तो हम इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करते हैं। फिर BF3 लीस एसिड, बिल्कुल ठीक है। एंड हैज़ नो प्रोटॉन, प्रोटॉन नहीं है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड वाला ट्रू हो गया, फर्स्ट वाला फॉल्स हो गया। आंसर क्या हुआ? फर्स्ट फॉल्स, सेकंड ट्रू, आंसर बी। 148 हाइड्रोलिसिस ऑफ CH3COONH4 वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट है, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। हाइड्रोलिसिस बिल्कुल ठीक बात है, ये तो करेक्ट हो गया, ट्रू हो गया। सेकंड K एंड KB कैंसिल कॉन्सेंट्रेशन टर्म, बिल्कुल ठीक है ये भी। जब हम इसका वो लिखते हैं तो उसमें ऊपर भी C आता है नीचे भी C आता है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये वाला बात भी ट्रू हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया बेटा इसका?
क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 148। 148 का ए हो जाएगा। बोथ ट्रू एंड सेकंड एक्सप्लेन वन। 149 कैटलिस्ट लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी, करेक्ट। कैटलिस्ट चेंजेस रिएक्शन एंथैल्पी, ये फॉल्स। देखना जरा, ये है हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ये बिना कैटलिस्ट के और ये कैटलिस्ट के। तो अभी भी ये प्रोडक्ट की एनर्जी, ये इसकी रिएक्टेंट की एनर्जी, डेल्टा एच का वैल्यू तो चाहे कैटलिस्ट हो या ना हो ये तो सेम रहता है। तो पहले वाला करेक्ट है, सेकंड वाला फॉल्स है। ये हो गया फॉल्स। है कोई ऐसा? फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, आंसर बी। 150 आज की डेट का आखिरी क्वेश्चन क्या है जी? ये स्टेटमेंट, हेंडरसन हैसलबाच वैलिड इवन फॉर वेरी डाइल्यूट बफर्स, कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग। वेरी डाइल्यूट बफर नहीं भाई, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे यूज़ कर सकते हैं, बस क्या होना चाहिए? अगर एसिडिक बफर है तो क्या होना चाहिए? वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। अभी तो पीछे कहा था कि डाइल्यूशन का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो सेकंड, इन वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन वाटर ऑटो आयोनाइजेशन अफेक्ट्स पीएच, वाटर ऑटो आयोनाइजेशन अफेक्ट्स पीएच। ये कुछ हद तक ठीक है, पहले वाला तो गलत है, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये ऑलमोस्ट कह देते हैं, इसीलिए कभी कभी ना कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है क्योंकि ज़्यादा डाइल्यूट होने से क्या होगा? वाटर क्या हो जाएगा आपका? वाटर का खुद का ऑटो आयोनाइजेशन होने लगता है, पर इससे इतना भी बड़ा चेंज नहीं आता है भाई, ठीक है। तो कुछ हद तक कह सकते हैं कि कुछ हद तक वाटर का ऑटो आयोनाइजेशन हो जाता है जब हम बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लेते हैं, पर इससे माइन्यूट चेंजेस आते हैं, चेंज आते तो हैं, माइन्यूट चेंजेस आते हैं पीएच में, माइन्यूट चेंजेस। पर ये वाली बात है सही है कि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में वाटर का ऑटो आयोनाइजेशन होता है। तो इसलिए इस बेस पर तो फर्स्ट तो हो गया फॉल्स और सेकंड हो गया ट्रू, तो फिर से आंसर हमारा बी बन जाएगा, ठीक है। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन हम इसको यहीं समाप्त करते हैं।